हेलो, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में बात की थी हमने। आज हम देखेंगे लोदी वंश, साथ में दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था। इसी के साथ हम देखेंगे वहाँ का मतलब दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का साहित्य। ठीक है, तो लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक रहा। अफगान मूल के रहने वाले, अफगान मूल के थे ये लोग। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक रहा है बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी 1451 में गद्दी पर बैठता है और लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसकी जो उपाधि रहती है, जिस उपाधि से गद्दी पर बैठता है, वो होता है बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, और पहले अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है बहलोल लोदी को। पहले अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। इसने क्या किया था कि जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी। जौनपुर विजय किया इसने। इसने बहलोल सिक्का भी जारी किया, आपको पता होगा, बहलोल सिक्का जारी किया, जौनपुर पर विजय प्राप्त की और अफगान राज्य की स्थापना भी करने का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि बहलोल लोदी जो था वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदारों को, ध्यान रखना, अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। ठीक है, ये चीज थी। इसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी हिंदुओं के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए इसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। इसके समय में हिंदू सरदार कई सारे रहे, जैसे राय करण सिंह हैं, राय प्रताप सिंह, राय नर सिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दांदू। ये लोग हिंदू सरदार थे जो कि बहलोल लोदी से ही संबंधित थे। ठीक है, तो अकबर से पहले उत्तर भारत का जो मुख्य विनिमय साधन था बहलोल सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है बहलोल लोदी को। तो अकबर से पहले जो उत्तर भारत में मुख्य विनिमय का साधन हुआ करता था बहलोल सिक्का जारी करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को ही जाता है। इसका पुत्र होता है निजाम खान, नाम रहता है उसका। निजाम खान को उत्तराधिकारी घोषित किया इसने। निजाम खान बहलोल लोदी का पुत्र था। तो निजाम खान जिसका नाम रहता है सिकंदर लोदी। ठीक है, तो निजाम खां 17 जुलाई मतलब 1489 1489 में गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, इसने कुछ नगरों की स्थापना की, जैसे आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। आगरा शहर की स्थापना की तो उसका रीजन था कि राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना था। राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया फिर इसने। ठीक है, आगरा को इसने फिर अपनी राजधानी भी बनाया। गजे सिकंदरी नाम से नाप का एक पैमाना भी विकसित किया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, गंज ए सिकंदरी नाप का पैमाना विकसित किया इसने, नाम का पैमाना विकसित किया। अच्छा, निर्धनों के लिए इसने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। सिकंदर लोदी के बारे में ये सब है कि निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, मुहर्रम में ताजिए पर पाबंदी लगाई, मज़ारों पर स्त्रियों को जाने से रोका इसने। फरहंग ए सिकंदरी नामक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी किया इसने। ठीक है,
फरहंगे सिकंदरी नाम से आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। इसके साथ साथ लज्जते सिकंदरी नामक गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ की भी रचना की, लज्जते सिकंदरी। दूसरा नाम इसका है लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, लज्जत सिकंदर शाही ग्रंथ की भी रचना की, या फिर लज्जत सिकंदरी गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की इसने। साथ में इसने क्या किया था एक काम, कि ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़ दिया था। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ही था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर इसकी मृत्यु हुई होगी, वो सब ठीक है। इसने और भी काम किए, जैसे गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। अनाज से जकात समाप्त किया इसने। तो अनाज से जकात को समाप्त करने का काम किसने किया था? तो नाम था उसका सिकंदर लोदी। ठीक है, गले में बीमारी हुई इसके इसके गले में बीमारी जब हुई तो उसके लिए उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर लोदी की। कब हुई है? 1517 में। फिर 1517 में इसका पुत्र होता है इब्राहिम, जिसका नाम रहता है इब्राहिम लोदी, बाद में बनता है। तो इब्राहिम लोदी फिर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इब्राहिम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये इसने कई सारे युद्ध लड़े। जैसे पहले एक तो खतौली का युद्ध लड़ा 1518 में महाराणा सांगा से युद्ध लड़ा। खतौली का युद्ध 1518 में, 1517 में गद्दी पर बैठा है और 1518 में इसने युद्ध लड़ा, खतौली का युद्ध महाराणा सांगा के साथ, और हार भी गया इसमें। ठीक है, खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा से हारा है। फिर पानीपत का पहला युद्ध लड़ा 1526 में बाबर से लड़ाई, उसके बाद इसमें भी हारा। और 12 अप्रैल 1526 को, डेट याद रखनी है, डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, एक बात इसके बारे में कही जाती है कि इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है, अब बाबर की बात अगर कर रहे हैं, बाबर ने युद्ध लड़ा, तो बाबर को बुलाने का भी काम किसने किया था, ये भी पता होना चाहिए। तो इसको बुलाने का काम किया एक पंजाब का शासक था, नाम था उसका दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी पंजाब का शासक था। और दूसरा था इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, क्या नाम था उसका? नाम था आलम खां। तो दौलत खां पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, और आलम खां जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था, इन दोनों के निमंत्रण पर बाबर भारत आया। ठीक है, और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़के दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसको युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ से शुरू होगा मुगल वंश, क्योंकि बाबर अब आ चुका है। ठीक है, चलिए ये चीज होगी। अब आज दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे वो समाप्त हुए। अब हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान ही रहेगा। ठीक है, प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन और अलाउद्दीन का एक ऐसा समय था, बलबन और अलाउद्दीन का समय ऐसा था कि इसके समय में
इनके दोनों के समय में अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए। ठीक है, लेकिन अमीरों का चरम उत्कर्ष जो माना जाता है, अमीरों का चरम उत्कर्ष जो माना जाता है, चरमोत्कर्ष, वो लोधी वंश में माना जाता है। लोधी वंश के समय में अमीरों का चरम उत्कर्ष पर था, अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल, मतलब अंतिम वंश जो था। ठीक है, सल्तनत की जो मंत्र परिषद थी उसको क्या बोलते थे, ये भी पता होना चाहिए। सल्तनत की मंत्री परिषद जो थी उसको बोलते थे मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, खलवत है। ठीक है, मजलिस ए खलवत बोलते थे सल्तनत काल की जो मंत्री परिषद होती थी। अब इनकी बैठक भी होती थी, बैठक होती थी मजलिस ए खास में, मजलिस ए है, खलवत की बैठक हो रही कहाँ पे, खास में हो रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, प्रशासन में एक चीज और है, बार ए खास, बार ए खास। क्या है ये, बार ए जो खास है, यह सभी दरबारी, खान, अमीर, मालिक, अन्य रसोइयों को बुलाता था सुल्तान यहाँ पे। सभी अमीरों को, दरबारियों को, खानों को, मालिकों को, और जो रसोइया लोग होते थे उनको बार ए खास में बुलाया जाता था। और एक था बार ए आजम, बार ए आजम, दोनों में अंतर भी होगा, है ना, नाम में अंतर है। तो यहाँ पे सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए कुछ विभाग हैं जो बनाए गए। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित हुआ। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। ठीक है, अब इसी में देखिए दीवाने अर्ज है, सैन्य विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, ये सब मिलान करने के लिए आते हैं, आ चुके हैं पहले भी। दीवाने रियासत, रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, दीवाने वजारत जो था वित्तीय मामला से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, अब ये तो हो गए। अभी इसमें कुछ और हैं, जैसे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या था भाई, दीवाने बंदगान था दास विभाग। ठीक है, ये सब हम पहले बता चुके हैं, सल्तनत में नहीं, प्रशासन में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले बता रखा है ये सब बंदगान के बारे में। दीवाने बंदगान, खैरात अस्पताल था, दान विभाग, है ना। इस्तिहाक के बारे में नहीं बात हुई अभी पहले हमारी कभी, तो इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक जो था, इस्तिहाक यह पेंशन विभाग हुआ करता था। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक जो था, इस्तिहाक ये पेंशन विभाग हुआ करता था। ठीक है, फिर एक है मुमलिक, मुमालिक, दीवाने मुमालिक, ये क्या था, ये था गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग था। ठीक, काजी उल कजात भी था, है ना। काजी उल कजात क्या था, काजी उल कजात, कजात, तो ये क्या था, काजी उल कजात जो था वो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, काजी उल कजात। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एक खजीन भी था। खजीन क्या हुआ था, खजीन क्या हुआ करता था, जो खजीन था वो कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष, खजीन कोषाध्यक्ष था। ठीक है, चलिए अब हमने दीवाने बंदगान के बारे में बताया, तो दीवाने बंदगान क्या था, दास विभाग था। तो दास विभाग किसने, फिरोज शाह तुगलक, दासों का बड़ा शौकीन था फिरोज शाह तुगलक, हमने बताया है तुगलक वंश में। तो उसने एक इनके लिए विभाग ही बनाया, नाम था दीवाने बंदगान। खैरात एक बनाया दान विभाग, जिसमें हमने बताया था कि
मुस्लिम लड़कियों को, गरीबों को दान देता था, शादी विवाह में हेल्प करता था। तो दीवाने खैरात था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया। इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग है, इसकी भी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। विजारत क्या है भाई? विजारत जो है इस्लामी संविधान में मान्यता प्राप्त गैर अरबी अंतर्मुक्त संस्थाएं थीं तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए प्रयुक्त नाम हुआ करता था वजारत, विजारत, ठीक है। विजारत क्या था? इस्लामी संविधान में मान्यता प्राप्त गैर अरबी अंतर्मुक्त संस्थाएं थीं और मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए प्रयुक्त नाम हुआ करता था विजारत, ठीक है। वजीर की बात करें तो पहला वजीर जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण था वो था अब्बास फजल बिन अहमद। अब्बास फजल बिन अहमद पहला वजीर था जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण था, जो महमूद गजनवी के राज्यकाल में वजीर बना था। तो महमूद गजनवी के राज्यकाल में वजीर बना था, नाम था अब्बास फजल बिन अहमद। ये शासन व्यवस्था चलाने में निपुण था और पहला वजीर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। फिर वजीर जो था क्या था? वो वजीर राज्य का प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राज्य का प्रधानमंत्री होता था और उसके अलावा राजस्व विभाग का प्रमुख भी होता था ये। अच्छा, तुगलक काल जो था मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रश्न आ चुका है। तुगलक काल जो था मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है और फिरोज शाह के समय में वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। तो तुगलक काल में भारतीय विजारत का स्वर्णकाल है, मुस्लिम भारतीय विजारत का, और फिरोज शाह तुगलक के समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था, ठीक है। सेना का संगठन, पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत की जो शासन सेना का संगठन होता था और पदों का विभाजन होता था, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी, उसका जो प्रधान होता था उसको बोलते थे शेरे खेल। शेरे खेल, घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे शेरे खेल, ठीक है। चलिए, एकता व्यवस्था भी आपको पता है, इल्तुतमिश वाला, ठीक है। एकता क्या था? दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था तो उसको बोलते थे एकता या सूबा। यहाँ का जो शासन चलाता था उसको बोलते थे नायब या फिर वली या फिर मुफ्ती, ठीक है। अब एकताओं को सिकों में बांटा गया। सिको, सिको क्या है? सिको है जिला। सिको क्या है? जिला। जैसे आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, इस तरीके से ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं अब, ये थोड़ा सा है। घुड़सवार टुकड़ी के प्रधान शेरे खेल होता था, ठीक है, ये तो पता है। तो एक सिपह सालार जो होता था वो 10 शेरे खेल के बराबर होता था। एक सिपह सालार 10 शेरे खेल के बराबर होता था और एक अमीर के बराबर होता था 10 सिपह सालार, ठीक है। 10 शेरे खेल बराबर 10 शेरे खेल बराबर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार बराबर एक अमीर, 10 अमीर के बराबर होता था एक मलिक, ठीक है, और 10 मलिक के बराबर होता था खान, एक खान, ठीक है। तो सबसे छोटा है इसमें सरे खेल और सबसे बड़ा है होता था खान, ठीक है। ये चीज़ आपको इस तरीके से ध्यान रखनी, ये आ चुका है प्रश्न पहले, ठीक है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे खुम्स। खुम्स क्या था? लूट का धन होता था, 1/5 भाग राजकोष में जमा करते थे। लूट का धन का 1/5 भाग ये राजकोष में अपने जमा करते थे, वही था खुम्स, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं रहा ऐसा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे जो कि 4/5 भाग राजकोष में जमा किया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने 4/5 भाग, लूट का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया। और शासन की सबसे छोटी इकाई आज भी ग्राम है, भू राजस्व अधिकारी इसका चौधरी होता था, तो ग्राम ही उस समय था सबसे छोटी इकाई।
और इसका भू राजस्व अधिकारी एक चौधरी होता था। ठीक है। टंका और जीतल सिक्के थे इस समय, इनका अनुपात 1.48 था। ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो टंका और जीतल का अनुपात 1.48 हुआ करता था। ठीक, आगे है, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर पहली बार बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित मिलता है। अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनके सिक्के पर पहली बार बगदाद के खलीफा का नाम अंकित है। खलीफा का नाम क्या था? तो खलीफा अल मुस्तसीम नाम था इनका। खलीफा अल मुस्तसीम नाम था, जो कि बगदाद के अंतिम खलीफा थे। ठीक, तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर, लेकिन इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीम, इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित है। हदीस क्या होता था? इस्लामिक कानून होता था, जवाबित होता था राज्य कानून। ठीक है। अलाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। इसमें लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का पहली बार प्रयोग हुआ है। घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का पहली बार प्रयोग हुआ है अलाई दरवाजा में। ठीक है। जमैयत खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। जमैयत खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मुबारक शाह खिलजी ने करवाया। भारत में विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहला जो मकबरा था वो था बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा बलबन का था, जो कि राय पिथौरा किला के पास में स्थित है, दिल्ली में है। ठीक है, राय पिथौरा किला के पास दिल्ली में भारत में विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा बलबन का था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक ने बसाया। मोठ मस्जिद का निर्माण किया सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने मेवाड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका राजगीर था जैता और प्रशस्तिकार हुआ करता था अभि और महेश। राजगीर जैता थे, कीर्ति स्तंभ के राजगीर जैता और प्रशस्तिकार थे अभि और महेश। ठीक है, ये चार चीजें हैं। देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर में है ना। जहाज महल कहाँ भाई? मालवा। और जामा मस्जिद गुलबर्गा। ये मिलान करने के लिए आ चुका है पहले भी। ठीक है, चलिए। मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न है, मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ध्यान होना चाहिए, खिलजी वंश ने किया था। ठीक है, खिलजी वंश ने सबसे पहले मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर का प्रयोग किया था। ठीक है। अष्टभुजी मकबरों का उदय कब हुआ? अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश में। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश के समय में। और स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग किया गया विजयनगर में। स्तंभों पर बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर में किया गया था। ठीक है। अब झुकी हुई दीवारों के साथ अगर विशाल मुख्य द्वार की बात होगी तो ये आप जौनपुर याद रखिएगा। सर की राजवंश हुआ करता था। ठीक है, सर की राजवंश ये जौनपुर। ठीक है, ये चीजें हो गई। अभी कुछ चीजें हैं जो हम कल बताएं, या फिर थोड़ा सा होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और PDF जो दिए गए उनको अभी आप पढ़ते रहिए इनके साथ में,
इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप वीडियो भी देखेंगे और पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा, मतलब याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के साथ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।